जरा इस तस्वीर को देखिए। सदियों की खामोशी में लिपटी कांच के एक ताबूत में रखी ये आकृति, ये सिर्फ एक शरीर नहीं है, ये एक दरवाज़ा है जो हमें एक पूरी की पूरी सभ्यता के अंदर ले जाता है। आइए इस कहानी में और गहरे उतरते हैं। एक ऐसे शासक की कल्पना कीजिए जिसके सिर्फ एक इशारे पर शहर बन जाते थे और साम्राज्य हिल जाते थे। वो कोई आम राजा नहीं था, उसे धरती पर चलता फिरता भगवान माना जाता था और उसकी प्रजा उसकी पूजा करती थी। तो सवाल ये उठता है कि ईश्वर राजाओं की ये शानदार सभ्यता जो आसमान को छूने वाले स्मारक बना सकती थी, आखिर वो कैसे धूल में मिल गई? आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि यह कहानी किसी राजा से नहीं बल्कि एक नदी से शुरू होती है। जी हाँ, एक नदी जो एक रेगिस्तान के बीचों बीच जिंदगी की वजह थी। हर साल नील नदी में बाढ़ आती थी और अपने पीछे गहरी, काली और उपजाऊ मिट्टी छोड़ जाती थी। सोचिए, जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग खाने के लिए तरस रहे थे, मिस्र के पास अनाज के ढेर लगे थे। और जब पेट भरा हो ना, तो दिमाग भी चलता है। लोग सोचते हैं, बड़े बड़े प्लान बनाते हैं और सपने देखते हैं। अब हुआ ये कि ये जो अमीर गांव थे, वो धीरे धीरे दो बड़े राज्यों में बंट गए, ऊपरी मिस्र और निचला मिस्र। दोनों के अपने अपने राजा थे, अपनी अपनी परंपराएं। फिर एंट्री होती है एक दूरदर्शी राजा की, जिसका नाम था नारमर। उसने अपनी ताकत और कूटनीति दोनों का इस्तेमाल किया और वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने मिस्र को एक झंडे के नीचे लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन ये सिर्फ एक सियासी जीत नहीं थी, ये तो सोच में एक क्रांति थी। नारमर का काम इतना बड़ा था, इतना नामुमकिन सा था कि लोगों को यकीन हो गया कि ये तो कोई भगवान ही कर सकता है। और बस यहीं से जन्म हुआ ईश्वर राजा के कॉन्सेप्ट का। एक ऐसा शासक जिसकी ताकत सिर्फ उसकी सेना से नहीं बल्कि सीधे देवताओं से आती थी। तो चलिए अब उस जमाने में चलते हैं जब फ़ारो की ताकत अपने चरम पर थी और उन्होंने ऐसी चीजें बनाई जो आज भी दुनिया को हैरान कर देती हैं। जरा इसे देखिए, ये सिर्फ पत्थर की एक इमारत नहीं है, ये एक पूरे देश की सोच और उसके इरादों का सबूत है। हजारों लाखों लोगों ने दिन रात एक कर दिया एक ऐसी कब्र बनाने के लिए जो हमेशा हमेशा के लिए खड़ी रहे। सोचिए, हर एक पत्थर का वजन कई हाथियों के बराबर था और उसे इतनी सटीकता से रखा गया, और ये सब बिना किसी मॉडर्न मशीन के। हाँ, एक बात जो हम सबने सुनी है कि ये सब गुलामों ने बनाया, लेकिन सच थोड़ा अलग है। जो सबूत मिले हैं वो बताते हैं कि इन प्रोजेक्ट्स पर बहुत ही स्किल्ड कारीगर और मजदूर काम करते थे, और उनके लिए ये सिर्फ काम नहीं था, ये एक धार्मिक कर्तव्य था। फ़ारो की सेवा मतलब भगवान की सेवा, और ऐसा करके वो अपनी अगली जिंदगी को भी संवार रहे थे। लेकिन फ़ारो के लिए सिर्फ एक शानदार मकबरा ही काफी नहीं था, उनके शरीर को भी तो अगली दुनिया के सफर के लिए तैयार करना था। और यहीं पर आती है मम्मी बनाने की कला। ये एक बहुत ही पेचीदा प्रक्रिया थी, ये पक्का करने के लिए कि आत्मा वापस आकर अपने शरीर को पहचान सके। देखिए, बाकी अंग तो निकाल दिए जाते थे, लेकिन दिल को बहुत संभाल कर रखा जाता था। क्यों? क्योंकि माना जाता था कि इंसान की असली पहचान, उसका वजूद उसी दिल में होता है। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं रहता। ईश्वर राजाओं की इस महान सभ्यता में भी दरारें पड़नी शुरू हो गईं। अगर मिस्र के इतिहास को देखें तो ये कोई सीधी चढ़ाई नहीं थी। यहाँ बड़े बड़े साम्राज्यों के दौर आए तो वहीं अराजकता और बंटवारे का वक्त भी आया। इन टूटन भरे दौर को मध्यवर्ती काल कहा जाता है, और यह अक्सर क्यों होता था? या तो अंदरूनी लड़ाई, या अकाल, या फिर कोई बाहरी हमला। और इन सब वजहों से फ़ारो का दबदबा कमजोर पड़ जाता था। दूसरे मध्यवर्ती काल में हिक्सौस नाम के कुछ लोगों ने मिस्र के हिस्सों पर कब्जा कर लिया। उनकी सैन्य तकनीक मिस्र से कहीं आगे थी। जहां मिस्र के पास पैदल सैनिक थे, वहीं हिक्सौस के पास घोड़े वाले रथ थे। उनके धनुष ज्यादा ताकतवर थे। अब ये हार सिर्फ जंग के मैदान पर नहीं हुई थी, ये लोगों की आस्था पर एक बड़ा हमला था। सवाल ये था कि अगर फ़ारो सच में भगवान हैं, तो वो कुछ बाहरी हमलावरों से कैसे हार सकता है? और मुश्किलें सिर्फ बाहर से नहीं आ रही थीं। फ़ारो अखिनातन ने तो अंदर ही एक धार्मिक क्रांति ला दी। उसने हजारों साल पुरानी परंपराओं को एक झटके में खारिज कर दिया। उसने ऐलान किया कि सिर्फ एक ही भगवान है, सूर्य यानी एटन। उसने पुराने देवताओं के मंदिर बंद करवा दिए और खुद को एटन और इंसानों के बीच का इकलौता जरिया बता दिया। इस फैसले ने मिस्र के समाज को अंदर से हिलाकर रख दिया। तो अब सोचिए, बाहर से हमले और अंदर से फूट, इन दोनों ने मिलकर मिस्र को इतना कमजोर कर दिया कि वो एक के बाद एक विदेशी ताकतों का गुलाम बनता चला गया।
मिस्र जो कभी अजेय माना जाता था अब एक इनाम बन चुका था जिसके लिए विदेशी ताकतें लड़ रही थीं। दक्षिण से न्यूबियन आए, पूरब से असीरियन और फारसी आए, सब ने कुछ वक्त के लिए नील नदी की इस जमीन पर राज किया। फिर आया सिकंदर महान, जिसे लोगों ने फारसियों से आज़ादी दिलाने वाला मसीहा समझा। लेकिन उसकी मौत के बाद उसका साम्राज्य बिखर गया और उसके एक जनरल टॉलेमी ने मिस्र पर कब्जा कर लिया। यहीं से शुरू हुआ एक नया ग्रीक बोलने वाला राजवंश। टॉलेमी शासक एक बड़ा ही चालाकी भरा खेल खेल रहे थे। दुनिया को दिखाने के लिए वो फेरो की भूमिका निभाते थे। जैसा कि इस कहावत में है, बाहर से मिस्र का नकाब और अंदर भूमध्य सागर की सत्ता वाली राजनीति। वो मिस्र के देवी देवताओं की पूजा करते, पारंपरिक कपड़े पहनते, लेकिन पर्दे के पीछे वो पूरी तरह से ग्रीक थे, ग्रीक भाषा बोलते थे और अपने ग्रीक दरबार से ही हुकूमत चलाते थे। इस राजवंश की आखिरी और सबसे मशहूर शासक थीं क्लियोपैट्रा। वो सिर्फ एक खूबसूरत रानी नहीं थीं, बल्कि एक बहुत ही समझदार और तेज तर्रार नेता थीं, जो रोम की बढ़ती हुई ताकत से अपने साम्राज्य को बचाने की आखिरी जंग लड़ रही थीं। लेकिन रोम की ताकत बहुत ज्यादा थी। मार्क एंटनी के साथ हारने के बाद क्लियोपेट्रा ने सरेंडर करने के बजाय मौत को गले लगा लिया। 30 ईसा पूर्व में 3000 साल लंबा फेरो का शासन खत्म हो गया। मिस्र अब रोमन साम्राज्य का एक सूबा बन गया और ईश्वर राजाओं का सिंहासन हमेशा के लिए खाली हो गया। फेरो ने सोचा था वो हमेशा रहेंगे, लेकिन इतिहास का सबक कुछ और ही था। तो मिस्र की कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। जब कोई समाज अपने नेताओं को भगवान का दर्जा दे देता है, जब ताकत पर कोई लगाम नहीं रहती और कोई जवाबदेही नहीं बचती, तो उसका पतन तय हो जाता है। ये बस वक्त की बात होती है। आज पिरामिड तो खड़े हैं, लेकिन उनके बनाने वाले ईश्वर राजा सिर्फ इतिहास की किताबों में सिमट कर रह गए हैं। और शायद यही इतिहास का सबसे बड़ा संदेश है, जो एक सवाल पीछे छोड़ जाता है कि जब ताकत हकीकत से मुंह मोड़ लेती है तो उसका अंजाम क्या होता है।